स्टूडेंट, पिछले क्लास में अपन ने एंटीलोप के बारे में क्वेश्चन किए, एंटीलोप कैसे निकालते हैं उसके बारे में क्वेश्चन किए, और आपके नेस इक्वेशन पे या सेल के विद्युत वाहकबल पर किस तरह से क्वेश्चन आता है वो सब चीजें की। वहां पे मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए थे। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बच गया, जहां से क्या पूछते हैं, एक बैटरी के बारे में बोर्ड से पूछते हैं। अथवा में क्वेश्चन आता है तो या तो ऊपर वाला दे देता है या एक बैटरी के बारे में। अब बैटरी कोई सी भी पूछ लेते हैं आपसे। बैटरी में मेनली आपको क्या करना होता है कि उसकी वेल डायग्राम, अच्छा लेवल डायग्राम बना दो, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, और कैथोड और एनोड पर किस तरह से अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया लिख दो। तो इस तरह से आप बैटरी से क्या कर सकते हो, आप बैटरी के क्वेश्चन से पूरे पूरे नंबर, आपको 3 स्टेप लिखने होंगे। अच्छा लेवल डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा उस बैटरी के बारे में बता दो, भाई इसके अंदर क्या क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से कार्य करता है, और कैथोड और एनोड पर रिएक्शन लिखो, और लास्ट में संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख दो। इस तरह से बैटरी पे क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है। बैटरी के बाद में एक पोर्शन दिया आपका जंग लगना। तो जंग लगना भी क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है, वो इसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखो बैटरी क्या होती है, मुख्यतः या तो गैल्वेनिक सेल होती है या सांद्रता सेल होती है, जिनमें क्या होते हैं एक से अधिक गैल्वेनिक सेलों को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़कर रखा जाता है, जिससे आपको अधिक वोल्टता की क्या प्राप्त हो, विद्युत प्राप्त हो। बैटरी कैसी होनी चाहिए भाई, एक तो क्या होनी चाहिए, वेट में लाइट होनी चाहिए, अच्छे तरीके से वो उसकी वोल्टता क्या होनी चाहिए, अच्छी वोल्टता देनी चाहिए, और कीमत में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस तरह की बैटरी होनी चाहिए। तो देखो बैटरी या सेल्स को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक तो होती है प्राथमिक बैटरी और दूसरी होती है द्वितीयक बैटरी या सेकेंडरी बैटरी। देखो प्राथमिक बैटरी कौन सी होती है, वे बैटरी या वे सेल जिनको उपयोग में लेने के बाद में क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसके बाद में उसको कोई यूज का कोई मतलब नहीं होता, एक बार यूज ले लिया आपने तो आगे वो अगेन यूज नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको वापस से क्या नहीं कर सकते आप, डिस्चार्ज वापस से चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे प्रकार की बैटरी होती है आपकी सेकेंडरी बैटरी या द्वितीयक बैटरी। उन बैटरियों को क्या किया जा सकता है, चार्ज भी किया जा सकता है और डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो अपन दोनों तरह की बैटरी पढ़ेंगे, प्राथमिक बैटरियां कौन कौन सी है, और उसके बाद में पढ़ेंगे द्वितीयक बैटरियां, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन ईंधन सेल। जो आप स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए, तो अपने साथ जो ईंधन का सोर्स लेके जाते हैं वो कौन सा होता है, ईंधन सेल होता है। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके 3 बैटरियां हैं, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी और ईंधन सेल। तो बैटरियां मुख्य रूप से किसकी बनी होती है भाई, बैटरियां मूल रूप से गैल्वेनिक सेल या सांद्रता सेल होती है। भैया तो क्या होंगी, गैल्वेनिक सेल की बनी होंगी या क्या होंगी, सांद्रता सेल होते हैं। बैटरी में क्या करते हैं, बैटरी में 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी में क्या किया जाता है भाई, 2 या 2 से अधिक गैल्वेनिक सेलों को किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिससे, क्यों जोड़ा जाता है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सके। भाई इनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, एक से अधिक गैल्वेनिक सेलों को, क्योंकि इनसे अधिक क्या होगा, क्योंकि एक गैल्वेनिक सेल की वोल्टेज क्या होती है, फिक्स। तो एक से अधिक लगाओगे गैल्वेनिक सेल तो आप क्या प्राप्त होगा, आपको अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। तो गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मुख्य मोटिव या पर्पज क्या होता है, उनसे अधिक विद्युत धारा प्राप्त करना होता है। तो बैटरियां क्या होती है भाई, मुख्य रूप से गैल्वेनिक सेल या सांद्रता सेल होती हैं। तो देखो एक अच्छी बैटरी में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, ये एक अच्छी बैटरी में निम्न गुणधर्म होने चाहिए।
बैटरी में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए भाई, एक तो वो क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, सुसंबद्ध होनी चाहिए। बैटरी कैसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, वेट में क्या होना चाहिए, हल्की होनी चाहिए, और तथा क्या होना चाहिए, सुसंबद्ध, मतलब वेल तरीके से वो पैक होनी चाहिए, सुसंबद्ध होनी चाहिए। तो बैटरी कैसी होनी चाहिए, वेट में हल्की होनी चाहिए, और वेल तरीके से वो डिजाइन होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बैटरी में, ये लंबे समय तक स्थिर वोल्टता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अर्थात लॉन्ग टाइम तक क्या प्राप्त होना चाहिए, आपको समान वोल्टेज प्राप्त होना चाहिए। तो लंबे समय तक वो एक स्थिर वोल्टेज देने वाली होनी चाहिए। और लास्ट कीमत क्या होनी चाहिए उसकी, कम कीमत की होनी चाहिए, और आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कम कीमत तथा आकार छोटा होना चाहिए। कीमत क्या होना चाहिए भाई, कम होनी चाहिए, और आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बैटरी क्या होती है भाई, बैटरियां मूल रूप से क्या होती है, गैल्वेनिक सेल या सांद्रता सेल होती है। बैटरी में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्राप्त कर सको। एक बढ़िया बैटरी, अच्छी बैटरी में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, वो वेट में हल्की होनी चाहिए, सुसंबद्ध तरीके से क्या होनी चाहिए, पैक होनी चाहिए, अर्थात वेल डिजाइन होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए फीचर, ये लंबे समय तक क्या हो, एक स्थिर वोल्टता प्रदान करने वाली होनी चाहिए, अर्थात लॉन्ग टाइम तक एक निश्चित मान का वोल्टेज प्रदान करने वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो बैटरियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला होता है प्राथमिक बैटरी, और दूसरी होती है द्वितीयक बैटरी। अब बात करते हैं बैटरियों के प्रकार की। तो देखो बैटरी का प्रकार क्या होता है, बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ बैटरी, बैटरियों के प्रकार, बैटरियों के प्रकार। आपके सेल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। बैटरियां कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की। पहली कौन सी, प्राथमिक बैटरी, और सेकंड होती है आपकी द्वितीयक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। तो बैटरियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। अब इन दोनों के बारे में अपने को डिटेल से अध्ययन करना है, इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन, प्राथमिक बैटरी क्या होती है। प्राथमिक बैटरी, या आप इसको कह सकते हो प्राइमरी सेल या आपकी बैटरी, प्राइमरी सेल या बैटरी। तो देखो प्राथमिक बैटरी क्या होती है, ऐसी बैटरी जिसमें सेल अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, अर्थात एक ही बार कंप्लीट होती है, और एक निश्चित समय तक यूज लेने के बाद में वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात उसे पुनः यूज में नहीं लिया जा सकता, और अर्थात इनको क्या नहीं किया जा सकता, आपका चार्ज नहीं किया जा सकता। तो प्राथमिक बैटरी का उदाहरण आपका शुष्क सेल हो गया, जो अपन छोटी टॉर्च के अंदर सेल डालते हैं, या दीवार घड़ी के अंदर जो सेल डालते हैं, उसको यूज करने के बाद में फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो होता है, क्योंकि वो कैसा होता है, दोबारा से चार्जेबल नहीं होता। एक आपके मोबाइल के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है, हैंड वॉच होती है, वॉच होती है, उसके अंदर जो छोटे सेल डले होते हैं वो किसके होते हैं भाई, मरकरी सेल होते हैं। और मरकरी सेल भी किसका उदाहरण होते हैं,
आपके प्राथमिक बैटरी का उदाहरण होते हैं। तो ये दोनों बैटरी अपने को पढ़नी है। तो प्राथमिक बैटरी में क्या होता है भाई, सेल रिएक्शन क्या होती है, केवल एक ही बार होती है। तो प्राथमिक बैटरी में क्या होगा, इन बैटरियों में सेल अभिक्रिया केवल एक बार ही होती है। इन बैटरियों में क्या होता है भाई, सेल अभिक्रिया क्या होती है, केवल एक बार ही होती है और निर्धारित समय तक उपयोग में लेने के बाद में क्या हो जाती है, निष्क्रिय तथा निर्धारित समय तक उपयोग में लेने के बाद निष्क्रिय हो जाती है। अर्थात इन बैटरियों को आपने जब तक यूज किया उसके बाद में क्या हो जाती है, इनका फिक्स टाइम होता है, महीने 2 महीने 2-4 महीने चलने के बाद में ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं ली जाती है। इनको दोबारा से आप एक बार निष्क्रिय होने के बाद में दोबारा से आप उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि इन बैटरियों को क्या नहीं कर सकते, आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो प्राथमिक बैटरी क्या होती है, जिनमें सेल अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा निर्धारित समय तक उपयोग में लेने के बाद में निष्क्रिय हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं ली जाती है, क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने यूज कर लिया, फिर ये डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा से चार्ज नहीं होती, और चार्ज नहीं होती तो इसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए भाई, अपने को पढ़ने हैं। एक तो शुष्क सेल और दूसरा हो गया आपका मरकरी सेल, शुष्क सेल और आपका मरकरी सेल। शुष्क सेल तो अपन छोटी टॉर्च आती है, आपकी बैटरी आती है छोटी टॉर्च, उसमें के अंदर डालते हैं या दीवार घड़ी के अंदर डालते हैं। और जो मरकरी सेल होता है वो मेनली आपके मोबाइल में या आपके छोटी जो रिस्ट वॉच आती है, आपके हाथ में पहनने की घड़ी आती है, उसके अंदर क्या डाला जाता है, छोटा सेल डाला जाता है। वो कौन सा होता है, मरकरी सेल। तो इस तरह से अपने को दोनों ही पढ़ने हैं, शुष्क सेल भी पढ़ना है और मरकरी सेल भी। तो सबसे पहले अपन ने शुरू कर दिया बैटरियों के प्रकार। बैटरी कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, प्राथमिक बैटरी और द्वितीय बैटरी। प्राथमिक बैटरी क्या होती है, इन बैटरियों में सेल अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा निर्धारित समय तक उपयोग में लेने के बाद में क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और पुनः उपयोग में नहीं ली जाती, क्योंकि इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में ये बैटरी चार्ज नहीं होती। पहला इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए भाई, शुष्क सेल और मरकरी सेल, दोनों ही अपने को पढ़ने हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं शुष्क सेल किसका बना होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, कौन सा विद्युत अपघट्य भरा होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, और शुष्क सेल के उपयोग क्या क्या है, या इसमें कुछ कमियां होती हैं, वो कमियां कौन कौन सी है। तो इसके बाद में अपन शुरू करते हैं प्राथमिक बैटरी में शुष्क सेल। देखो अब बात करते हैं अपन शुष्क सेल के डायग्राम की और किस तरह से ये कार्य करता है। और देखो ये शुष्क सेल का क्या है, ड्राई सेल का डायग्राम। इसके अंदर जो बाहर का परत है ये क्या है, जिंक। जिंक धातु का क्या होता है, गोलक एक पात्र होता है, और ये किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। तथा ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। और ग्रेफाइट की छड़ के आगे क्या किसके अंदर डूबी रहती है, MnO2, और कार्बन के क्या पेस्ट के अंदर क्या होती है, विलयन भरा रहता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का क्या भरा रहता है, विलयन भरा रहता है। जबकि इन दोनों इलेक्ट्रोड को पृथक करने के लिए इनके अंदर क्या भरा रहता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और NH4Cl का पेस्ट भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसके अंदर। अब इस
जिंक की धातु की दीवार को आपको विद्युत रोधी बनाने के लिए आपको क्या किसकी एक मोटे कागज की क्या होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक परत होती है। तो यहाँ पे जिंक किसका कार्य करता है, एनोड का, और कैथोड का कार्य कौन करता है, ये ग्रेफाइट की छड़। कभी आपने देखा हो तो आप जो छोटी टॉर्च आती है अपनी, या आपकी दीवार घड़ी होती है, उसके सेल को कभी तोड़ना, उसके ऊपर एक टोपी होती है इस तरह से स्टील की, धातु के ऊपर क्या लगी रहती है, उसके टोपी। जब आप उस सेल को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो क्या दिखता है, अंदर से एक कार्बन का काला इलेक्ट्रोड दिखता है, और जो नीचे से आप कभी देखना, सेल के नीचे एक परत होती है, चारों तरफ क्या लिपटा रहता है, कागज का कवर लगा रहता है। तो कागज का कवर तो उसको विद्युत रोधी बनाता है, और नीचे वाला भाग किसका कार्य करता है, उसका एनोड का भाग, एनोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में क्या होता है भाई, जिंक का क्या होता है, पात्र होता है, जिसमें क्या भरा होता है, जिंक, जो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। और ग्रेफाइट की छड़ किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड की तरह कार्य करती है। और ये कैथोड के चारों तरफ क्या भरा रहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का क्या भरा रहता है, विलयन भरा रहता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को पृथक करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, ZnCl2 और NH4 अमोनियम क्लोराइड का क्या गीला नम पेस्ट भरा होता है। और इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मोटे कागज का क्या लगाया जाता है, परत लगाया जाता है। तो देखो जब ये सेल कार्य करता है तो जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक धातु क्या होगी, ऑक्सीकृत होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। अब ये जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है, एक तो अमोनियम आयन, और एक आपका मैग्नीज MnO2 आयन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। इस तरह से एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इस तरह से ये सेल कार्य करता है। और एक इसका पीरियड क्या होता है, निश्चित होता है, ताकि ये क्या हो जाता है भाई, उसके बाद में ये डेड हो जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। देखो यहाँ पे जो सेल के अंदर मैग्नीज है वो कहां जाता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। जिंक कहां जाता है, 0 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। और यहाँ पे इस सेल के डेड होने का कारण क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये क्या करता है भाई, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। जब इसको आप वियोजित करोगे, आयनन करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अम्लीय है, NH4OH + HCl। तो उस अम्ल के कारण इस सेल में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाते हैं। तो आप देखते हो कभी ये गीला हो जाता है तो साइड में से इसमें से लिक्विड सा थोड़ा सा निकलता रहता है। तो ये किसके कारण होता है, इस अमोनियम क्लोराइड के अम्लीय होने के कारण होता है। और ये लंबे समय तक क्या नहीं होता, यूज में नहीं आता। यूज में आने के बाद में क्या कर दिया जाता है, इसको फेंक दिया जाता है। तो इसका एक बार डायग्राम बनाओ, फिर इसकी कार्यप्रणाली लिखेंगे, कैथोड एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे। अब देखो शुष्क सेल की अपन कार्य प्रणाली देखते हैं। तो शुष्क सेल में क्या होता है, शुष्क सेल में जिंक का गोलाकार पात्र होता है, जिंक का गोलाकार पात्र होता है, जो एनोड का कार्य करता है, तथा ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। तो जिंक का पात्र किसका कार्य करता है, एनोड का, तथा ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ क्या होता है, जिसके चारों तरफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन का पेस्ट भरा होता है।
इस ग्रेफाइट छड़ के चारों तरफ क्या होता है भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन का क्या भरा होता है, पेस्ट भरा होता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य NH4Cl व ZnCl2 का नम पेस्ट भरा होता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, कैथोड और एनोड के मध्य ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ तो क्या होता है, MnO2 और कार्बन का पेस्ट, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है, NH4Cl तथा ZnCl2 का क्या भरा होता है, नमकीला पेस्ट भरा होता है। और तथा सेल के चारों ओर की दीवारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए मोटे कागज का क्या होता है, आवरण होता है। सेल के चारों ओर की दीवारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए कागज का मोटा आवरण होता है। तो देखो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है, और इसकी दीवारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए क्या होता है भाई, दोनों इसके चारों तरफ क्या होता है, कागज का मोटा आवरण होता है। जैसे ही सेल कार्य करता है तो जिंक धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां, बाह्य परिपथ की सहायता से कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिया। जैसे ही सेल कार्य करता है, जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयन बनाती है, तथा ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से कौन ग्रहण कर लेता है, कैथोड। और कैथोड पर अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन हो जाता है, तथा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी अपचयन हो जाता है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा त्यागे जाते हैं अथवा जिंक धातु त्यागता है, वो बाह्य परिपथ की सहायता से कहां जाते हैं, कैथोड पर, और कैथोड पर उसको अमोनियम आयन ग्रहण करके क्या कर लेता है, उदासीन हो जाता है। साथ ही आपके MnO2 का भी क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो देखो ये क्या थी, इसकी कार्य प्रणाली। अब देखेंगे कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी एनोड पर। तो दोबारा से सुन लो, प्राथमिक सेल में या शुष्क सेल में क्या होता है, जिंक का गोलाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। जिसके चारों तरफ क्या भरा होता है, ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का क्या भरा होता है, पेस्ट भरा होता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अमोनियम क्लोराइड NH4Cl व जिंक क्लोराइड ZnCl2 का क्या भरा होता है, नम पेस्ट भरा होता है, तथा सेल के चारों ओर की दीवारों को विद्युत रोधी बनाने के लिए इसके चारों तरफ कागज का क्या होता है, मोटा आवरण होता है। जैसे ही सेल अपना कार्य शुरू करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है भाई, Zn+2 आयन बनाती है, तथा ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से कहां चले जाते हैं, कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और कैथोड पर अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, तथा साथ ही MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, शुष्क सेल की कार्य प्रणाली होती है। शुष्क सेल इस तरह से कार्य करता है। तो
ये क्या होगी भाई, आपके शुष्क सेल की कार्य प्रणाली हो गई। तो इस तरह से क्या करता है, शुष्क सेल कार्य करता है। अब बात करते हैं कैथोड और एनोड पर क्या अभिक्रियाएं होती हैं। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी भाई, आपकी जिंक धातु क्या देगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के जिंक +2 आयन के रूप में चली जाएगी और क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होता है भाई, जिंक का ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी भाई, आपका कैथोड पर उपस्थित अमोनियम आयन और मैग्नीज डाइऑक्साइड ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। Mn2O3 + 2NH3 + H2O। तो देखो यहाँ पे अमोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, अमोनिया, ये MnO2 कहाँ चला जाएगा, Mn2। देखो कैथोड पर अभिक्रिया ये भी सही है, और एनसीईआरटी बुक में क्या लिखी हुई है आपकी, MnO2 और अमोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, MnOOH + NH3 बनाते हैं। तो ये नीचे वाली अभिक्रिया किसमें दी हुई है, एनसीईआरटी में, तो ये भी सही है और ऊपर वाली भी सही है। तो देखो कैथोड पर क्या होता है, यहाँ तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी +2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो Mn जो आपका मैग्नीज होता है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था से कहाँ जाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, अर्थात मैग्नीज का क्या हो जाता है अपचयन। देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज, तो इधर आएगा +4 चार्ज, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -6। तो 2 Mn मैग्नीज पर क्या होगा, +3। तो यहाँ पे +4 से कहाँ पे जा रहा है, +3 पे जा रहा है। नीचे वाली अभिक्रिया भी सही है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। यहाँ पे क्या बना रखा है, इसने जल नहीं बना के इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बना दिया है। तो यहाँ पे मैग्नीज का क्या हो रहा है, अपचयन, और अमोनियम आयन का भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो +1 से ये किसमें जा रहा है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो अपचयन में ऑक्सीकरण अवस्था घटती है। तो इस तरह से एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है भाई, आपका अपचयन होता है। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाले पार्ट को एक साथ जोड़ दो, राइट वाले को एक साथ जोड़ दो। तो जिंक सॉलिड +2NH4 +2 MnO2 +2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, जिंक +2 Mn2O3 +2NH3 H2O और +2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगी आपकी नेट सेल अभिक्रिया, जिंक सॉलिड +2NH4 अमोनियम आयन +2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा आपका, जिंक +2 आयन Mn2O3 ये एक्वस, ये सॉलिड +2NH3 प्लस आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी, आपका नेट सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो एनोड में क्या होगा, जिंक का ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा, अमोनियम आयन और आपके
जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो देखो जिंक किस में चला जाएगा, जिंक प्लस 2 आयनों में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, अमोनियम आयन। तो ऊपर वाली रिएक्शन भी सही है और एनसीईआरटी में नीचे वाली रिएक्शन भी दी हुई है, तो दोनों ही रिएक्शन क्या है, सही है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए क्या करोगे, लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ दो, राइट वाले पार्ट को जोड़ दो। तो जब आपने जोड़ा तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या प्राप्त हुई आपको, जिंक प्लस अमोनियम आयन प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक आयन और मैग्नीज डाइऑक्साइड, और आपका अमोनिया प्लस जल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस तरह से क्या होता है, प्राथमिक सेल में या शुष्क सेल क्या करता है, एनोड कैथोड पर अभिक्रिया करता है, और आपको कार्य प्रणाली समझा दी। अब इसके बारे में देखो कुछ स्पेशल बातें हैं वो लिखेंगे अपन, कितना क्या वोल्टेज देता है ये, क्या क्या इसकी कमियां हैं, और जिंक कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एक दो बातें हैं ये आपको इसके नोट करने के बाद में लिखाई जाएंगी। तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन, तो देखो यदि एग्जाम में आपसे कोई बैटरी पूछता है तो सबसे पहले क्या बनाओगे, उसका वेल लेबल डायग्राम, अच्छा सब तरह से मार्किंग करते हुए डायग्राम बनाओगे, उसके बाद में उसकी कार्य प्रणाली लिखना, फिर एनोड और कैथोड पर रिएक्शन सही तरीके से लिख के आना, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। बस सेल में यही बनाना होता है, एनोड कैथोड पर रिएक्शन लिख दो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख दो, उसका डायग्राम बना दो, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो, आपका बिल्कुल सही है। तो कभी भी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन गलत मत करके आना, या डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि शुष्क सेल पर एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो आपसे एग्जाम में इन अभिक्रियाओं को भी डायरेक्ट वो पूछ लेता है, तो इनकी रिएक्शन भी क्या करना, ध्यान में रखनी है। आपके 5 ही सेल है तो उन सभी की क्या करना, रिएक्शन ध्यान रखना, एनोड पे क्या है, कैथोड पर क्या है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। देखो जो इस सेल के अंदर अमोनिया बन रही है कैथोड के ऊपर, वो क्या कर लेती है, जिंक प्लस 2 आयनों के साथ क्रिया करके एक संकुल आयन का निर्माण कर लेती है। तो कैथोड पर मुक्त अमोनिया जिंक प्लस 2 आयनों के साथ मिलकर जिंक NH3 प्लस 2 संकुल का निर्माण करती है। क्या होता है, अमोनिया जिंक प्लस 2 आयनों से क्रिया करके क्या बना लेगी, इस संकुल का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। दूसरी बात, यहाँ पे मैग्नीज किसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था से किसमें अवचित होता है, +3 ऑक्सीकरण। तो मैग्नीज का ऑप्शन +4 से किसमें होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। तीसरी बात, इस सेल से प्राप्त वोल्टेज क्या होती है, शुष्क सेल से 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। इससे क्या प्राप्त की जाती है, विद्युत धारा 1.25 से 1.5 वोल्टेज तक विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। तो देखो एक चीज और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, कभी कभार अपन इस सेल को यूज नहीं लेते, तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण ये पात्र की दीवारों में क्या कर देता है, छेद कर देता है। इस कारण से क्या होता है, जो आपका उसके अंदर जो पेस्ट होता है वो बाहर रिसना शुरू कर देता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस जिंक धातु के ऊपर या जिंक के एनोड के ऊपर धातु की पतली परत का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, लीक प्रूफ सेल बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि लीक प्रूफ सेल क्या होता है, तो प्राथमिक सेल कोई कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, जिंक धातु के ऊपर धातु की पतली परत लगा दी जाती है। NH4Cl की अम्लीय प्रकृति के कारण सेल में छिद्र हो जाते हैं, इससे रिसाव हो जाता
है। इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए जिंक के ऊपर धातु की पतली परत चढ़ा, धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रकार के सेल को लीक प्रूफ सेल कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि लीक प्रूफ सेल क्या होता है। जिंक NH4Cl के अम्लीय प्रकृति के कारण क्या हो जाते हैं, सेल में छिद्र हो जाते हैं। तो सेल में क्या होने लग जाता है भाई, रिसाव होने लग जाता है। और रिसाव से बचने के लिए क्या किया जाता है, जिंक के ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है, जिंक धातु के ऊपर धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। और इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, लीक प्रूफ सेल कहते हैं। तो कैथोड पर मुक्त अमोनिया क्या करता है, जिंक +2 आयनों के साथ मिलकर ZnHS3 संकुल का निर्माण कर लेता है। इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन जिंकेट आयन संकुल का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पे मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, अपचयन होता है। शुष्क सेल से 1.25 से 1.5 वोल्टेज तक की विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। जबकि अम्लीय NH4Cl की अम्लीय प्रकृति के कारण इसमें छिद्र हो जाते हैं और उससे रिसाव होने लगता है। जिससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जिंक धातु के ऊपर जिंक धातु की क्या कर दी जाती है, पतली परत का लेपन कर दिया जाता है। और ऐसे सेल को क्या कहते हैं, लीक प्रूफ सेल कहते हैं। इस तरह से आपका प्राथमिक सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डायग्राम ध्यान में रखना, एनोड कैथोड पे रिएक्शन ध्यान में रखना, बिल्कुल इजी सा है। इस तरह से आपका पहला सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेल पढ़ते हैं, मरकरी सेल। उसमें वही डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में कार्य प्रणाली देखेंगे, फिर एनोड और कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे। और उसके अलावा उसके कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे, कितना क्या वोल्टेज देता है, किस में यूज होता है, तो वो सब चीजें देखेंगे। तो आपका प्राथमिक सेल में शुष्क सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो ये क्या होती है संरचना मरकरी सेल की। तो जो आपकी घड़ियों में होता है छोटा सेल, वो किसका होता है, मरकरी सेल होता है। तो ये जिंक पात्र या जिंक अमलगम का पात्र क्या होता है आपका, जिंक अमलगम। इस सेल के अंदर जिंक पात्र या जिंक अमलगम किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य तथा कार्बन और KOH HgO का वो क्या करता है, विलयन आपका HgO तथा कार्बन का प्लस HgO, इनका पेस्ट किसका कार्य करता है, आपका कैथोड का कार्य करता है। कार्बन और HgO का पेस्ट किसका कार्य करता है, कैथोड। जिंक अमलगम किसका कार्य करता है, एनोड का। इसके अंदर किसका पेस्ट भरा होता है, HgO और KOH का क्या भरा होता है, आपका पेस्ट भरा होता है। इस पेस्ट को एनोड से पृथक करने के लिए एक छिद्रदार कागज का क्या लगा होता है, अस्तर लगा होता है। इस तरह से क्या होता है, मरकरी सेल की संरचना होती है। तो यहाँ पे कैथोड कौन होता है भाई, कार्बन प्लस HgO का पेस्ट तथा एनोड का कार्य कौन करता है, जिंक पात्र या जिंक अमलगम। और इसके अंदर किसका विलयन भरा रहता है, HgO तथा KOH का क्या भरा रहता है, पेस्ट भरा रहता है। और इस पेस्ट को जिंक के एनोड से या जिंक पात्र से पृथक करने के लिए इसके अंदर क्या लगा रहता है, छिद्रदार कागज का क्या लगा रहता है, अस्तर लगा रहता है। तो बुक में थोड़ा सा अजीब तरीके से डायग्राम दे रखा है, ये क्या होता है, मरकरी सेल का डायग्राम होता है। अब ये बिल्कुल छोटा सा सेल है, अब इसकी कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये सब चीजें देखते हैं। तो एक बार ये डायग्राम ड्रा करो, उसके बाद में आगे की कार्य प्रणाली और इसकी सेल की रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो अब इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं किस तरह से। तो मरकरी सेल में क्या होता है, इस सेल में जिंक जिंक मरकरी अमलगम किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य
एनोड का कार्य करता है तथा HgO व कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। कैथोड का कार्य कौन करता है भाई? HgO तथा कार्बन का पेस्ट। तथा इस सेल में HgO व KOH, या आपकी बुक में दे रखा है भाई HgO की जगह, या आप और करके लिख सकते हो ZnO जिंक ऑक्साइड व KOH का, जिंक ऑक्साइड व KOH का विलयन या पेस्ट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस विद्युत अपघट्य को जिंक Hg एनोड से एक सैरंध्र कागज के अस्तर से अलग रखा जाता है। तो आपका मरकरी सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है भाई? जिंक मरकरी अमलगम क्या कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है तथा HgO व कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। तथा इस सेल में HgO व KOH, ये आप कह सकते हो, आपकी बुक में NCERT में लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड व KOH का पेस्ट क्या होता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और इस विद्युत अपघट्य को जिंक एनोड से एक सैरंध्र कागज के द्वारा क्या रखा जाता है? अलग रखा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है मरकरी सेल की कार्यप्रणाली। अब देखते हैं मरकरी सेल के कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है, और इसके विद्युत वाहकबल या वोल्टेज कितना दे सकता है, और उसका यूज किसमें किया जाता है। अब देखो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी? एनोड पर क्या होगा? जिंक अमलगम का क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या होता है भाई? आपका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो आपका जिंक Hg अमलगम है वो हाइड्रोक्साइड आयनों से क्रिया करके क्या बना लेता है? जिंक ऑक्साइड प्लस H को और कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। इसी तरह से कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर क्या होगा भाई? अपचयन होगा। तो कैथोड पर क्या होगा? आपका HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा? वाटर से क्रिया और इन 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके क्या बना लेता है? Hg प्लस 2OH माइनस आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो कैथोड पर जो आपका HgO का फेस था मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, वो जल और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना लेता है भाई? आपका मरकरी में अपचयित होता है। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? प्लस 2। यहाँ पे कितनी है? 0। तो ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। देखो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0, जबकि यहाँ पे कितनी है? प्लस 2। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। तो यहाँ पे जिंक अमलगम का क्या हो रहा है? अब ऑक्सीकरण, और नीचे मरकरी ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये क्या होती है? कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई? संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जिंक Hg प्लस 2OH, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस HgO प्लस H2O से क्या बन जाएगा भाई? आपका जिंक ऑक्साइड प्लस Hg प्लस 2O
यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, जल इधर है, जल इधर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब आप संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखोगे तो आपका क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड में तो जिंक Hg अमलगम प्लस 2H हाइड्रोक्साइड आयन प्लस HgO से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg, और आपके क्या बच जाएंगे, 2OH आयन बच जाएंगे। तो इस तरह से कैथोड और एनोड पर ये अभिक्रिया हो गई। टू OH से 2OH भी तो कट जाएंगे ये, तो ये आपकी फाइनल अभिक्रिया क्या बन जाएगी, ZnHg प्लस HgO से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, इधर H2 से H2 कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, OH 2OH से 2OH, तो आपकी फाइनल जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या बन जाएगी, जिंक अमलगम प्लस HgO से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो कैथोड पर क्या होता है भाई, मरकरी ऑक्साइड का अपचयन, और एनोड पर क्या होता है, जिंक अमलगम का ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरह से क्या होती है भाई, ये सेल अभिक्रियाएं होती है। और इस सेल के द्वारा लगभग कितने प्रकार का कितने वोल्टेज का विभव प्राप्त किया जाता है, 8.35 वोल्टेज का क्या प्राप्त किया जाता है, विभव। तो ये एक बार नोट कर लो, एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया है, उसके बाद में ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब इसके बारे में स्पेशल पॉइंट लिखते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। एनोड पर जिंक अमलगम हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड जल बनाता है, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जल का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो देखो इस सेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब तक ये सेल कार्य करता है उसके दौरान आयनों की सांद्रता में क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जब तक ये सेल कार्य करता है तो एक स्थिर वोल्टता की क्या देता है, विद्युत धारा प्रदान करता है। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया के दौरान या आप कह सकते हो इस सेल में पूर्ण अभिक्रिया होने तक आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण यह सेल संपूर्ण अभिक्रिया तक 1.35 वोल्ट की स्थिर वैद्युत प्रदान करता है। देखो इसके आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये लगातार 1.35 वोल्टेज की क्या देता रहता है, विद्युत प्रदान करता है। दूसरा, इसका उपयोग सुनने वाली मशीन, अरे कान में लगाते हैं, घड़ी, कैलकुलेटर कैमरा आदि के अंदर क्या किया जाता है, आदि में किया जाता है। तो जो छोटा सेल आता है कैमरे में, आपके कैलकुलेटर में, घड़ी में, सुनने वाली कान में लगाने वाली मशीन में, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इस मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस कारण से इससे लगातार आपको 1.35 वोल्टेज की स्थिर वैद्युत मिलती रहती है। इस तरह से आपका मरकरी सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे सेकेंडरी सेल, तो ये आपके प्राथमिक सेल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।
देखो अब पढ़ते हैं प्राथमिक सेल, अपन ने पढ़ लिया, पढ़ते हैं द्वितीयक सेल या संचायक बैटरी। तो देखो संचायक बैटरी या द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनको उपयोग में लेने के बाद में दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इन सेल के अंदर रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, अर्थात चार्ज से डिस्चार्ज होते हो, डिस्चार्ज से वापस क्या कर सकते हो आप? चार्ज कर सकते हो। चार्ज है उसको डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज से वापस से क्या हो जाता है? चार्ज। अपने को दो सेल पढ़ने हैं, पहला सीसा संचायक सेल और दूसरा पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल। आपकी जो बैटरी होती है ना, जो आप इन्वर्टर में काम में लेते हो या गाड़ी व्हीकल में, बड़े व्हीकल में काम में जाती है, वो फिर क्या होती है? सीसा संचायक सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? इन सेलों को उपयोग में लेने के पश्चात इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। इन सेलों में दोनों तरफ सेल अभिक्रिया संपन्न होती है। इन सेलों में क्या होती है? दोनों तरफ सेल अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात चार्जिंग से डिस्चार्ज तथा डिस्चार्जिंग से चार्जिंग तक। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए भाई इनके? एक तो सीसा संचायक सेल और दूसरा हो गया आपका निकल कैडमियम सेल। तो ये अपने को दोनों पढ़ने हैं। तो सेकेंडरी सेल क्या हो गए? जिन्हें उपयोग में लेने के बाद में इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, तथा इन सेलों में क्या होती है भाई? दोनों तरफ अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात चार्जिंग से डिस्चार्ज और डिस्चार्जिंग से क्या? चार्जिंग तक क्या होती है? रिएक्शन उल्टी सीधी हो सकती है। और इनके एग्जाम्पल हो गए आपके सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल। अब आप पढ़ते हैं सीसा संचायक सेल। ये डायग्राम किसका होता है भाई? सीसा संचायक सेल का। ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी या जो आप इन्वर्टर वगैरह या व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी लगाते हो उसकी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस तरह से एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें 2 से लेकर 6 तक बैटरियों को क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या जोड़ा जाता है। एक बैटरी से 2 वोल्टेज प्राप्त होता है, तो 6 से कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 वोल्टेज। तो इस तरह से सीसा संचायक सेल से आपको 6 से 12 तक वोल्टेज की धारा क्या होती है? प्राप्त होती है। इस बैटरी के अंदर लेड क्या काम करता है? लेड का क्या होता है? एनोड होता है। और पीबीएसई की जाली में पीबीओ2 का क्या होता है? चूर्ण भरा होता है, जो किसकी तरह कार्य करता है? कैथोड की तरह कार्य करता है। और 38% तमु S2SO4 विलयन इसमें विद्युत अपघट्य का क्या करता है? कार्य करता है। तो इस तरह से क्या होती है? ये बैटरी की क्या होती है? संरचना। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में क्या जुड़े होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं और विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है? तनु S2SO4 का विलयन। अब बात करेंगे ये बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तब एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, और जब ये वापस रिएक्शन होती है चार्जिंग के वक्त कौन सी रिएक्शन होती है? दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। तो इस तरह से ये क्या होती है? सीधा संचायक सेल का संरचना होता है। एनोड किसका होता है भाई? लेड का। और कैथोड किसका होता है? पीबी एंटीमनी की जाली में क्या भरा होता है? पीबीओ2 का महीन चूर्ण, जो किसका कार्य करता है? आपके कैथोड का कार्य करता है। विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? 38% तनु S2SO4 विलयन। अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की और रिएक्शन की। तो सीसा संचायक सेल में क्या होता है भाई? सीसा संचायक सेल में एक
आयताकार पात्र होता है, एक आयताकार पात्र होता है जिसमें 3 से 6 इलेक्ट्रोडों को, 3 से 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा एक सेल से 2 वोल्ट धारा प्राप्त होती है। एक सेल से 2 वोल्ट प्राप्त हो जाएगी तो 3 से 6 सेलों से 6 से 12 वोल्टेज तक धारा प्राप्त। इस प्रकार सीसा संचायक सेल से 6 से 12 वोल्ट धारा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे क्या होता है, एक आयताकार पात्र होता है जिसमें 3 से 6 तक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक सेल से 2 वोल्टेज धारा प्राप्त होती है। तो 3 से 6 सेलों से इस बैटरी से टोटल धारा कितनी प्राप्त हो जाएगी भाई? आपको 3 सेल जोड़ते हो तो 6 वोल्टेज, 4 जोड़ते हो तो 8 और 6 जोड़ते हो तो 12 वोल्ट तक की प्राप्त हो जाती है, आपको विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। इस सेल में पीबी लेड एनोड का कार्य करता है तथा पीबीएसबी की जाली में PbO2 का महीन चूर्ण कैथोड की तरह कार्य करता है। एनोड कौन होता है भाई? लेड धातु का इलेक्ट्रोड। और कैथोड क्या होता है? कैथोड के रूप में होता है आपका पीबीएसबी की जाली में PbO2 का महीन चूर्ण किसकी तरह कार्य करता है? आपका कैथोड की तरह कार्य करता है तथा 38% तनु H2SO4 विलयन विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। भाई ये सेल क्या है? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर कैथोड कौन होता है? पीबीएसबी की जाली में PbO2 का महीन चूर्ण। और एनोड कौन होता है? पीबी धातु क्या करती है? एनोड की तरह कार्य करती है। और विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? इसमें 38% तनु H2SO4 विलयन विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। और एक आयताकार पात्र होता है जिसमें 3 से 6 लगे होते हैं। एक सेल से 2 वोल्ट धारा प्राप्त होती है। तो इस सेल से कितनी वोल्ट धारा प्राप्त हो सकती है भाई? 6 से 12 वोल्ट तक धारा प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं जब सेल डिस्चार्ज होता है तब एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, और जब सेल चार्ज किया जाता है तो रिएक्शन क्या होती है। इस तरह से अपन अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिस्चार्जिंग के वक्त रिएक्शन। अब देखो, अब बात करते हैं जब सेल उपयोग में आता है, जब अपन बैटरी को उपयोग करते हैं अर्थात बैटरी जब डिस्चार्ज होती है उस वक्त एनोड और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड के ऊपर। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो देखो एनोड किसका बना होता है? लेड का। तो यहाँ पे लेड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा भाई? Pb+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। अब विलयन में जो आपका H2SO4 है, जब बैटरी कार्य करेगी तो उसका वियोजन हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको? H+ और SO4-। तो जो आपके Pb+2 आयन है ये किससे क्रिया कर लेगा? सल्फेट आयनों से, और क्या बना लेगा वापस से? PbSO4। और ये Pb+2 एक्वस किससे क्रिया कर लेगा? आपका सल्फेट आयनों से, और क्या बना लेगा? PbSO4 वापस से बना लेगा। तो इस तरह से आप एनोड की संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिख सकते हो? एनोड पर
संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिख सकते हो भाई आप? Pb सॉलिड से क्या बन रहा है आपका प्लस SO4 -2 से क्या बन रहा है PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये एनोड पर संपूर्ण अभिक्रिया को आप एक साथ लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है भाई, लेड किसमें ऑक्सीकृत होता है +2 में। अब विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन इस Pb+2 से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट बना लेते हैं और उस एनोड के ऊपर या जो आपको Pb का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, जमने लग जाते हैं। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया को आप कैसे लिख सकते हो, Pb सॉलिड प्लस सल्फेट आयन से क्या बन जाएगा आपका लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कैथोड की। अब बात करते हैं अपन कैथोड पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तो कैथोड पर क्या होता है भाई, सेकंड कैथोड पर क्या होता है आपका अपचयन। और कैथोड पर देखो, कैथोड किसका बना होता है आपका PbO2। PbO2 विलयन से H+ आयन और एनोड द्वारा दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेता है भाई Pb+2 +2H2O। Pb+2 ये क्या हो जाएगा आपका एक्वस, ये क्या हो जाएगा सॉलिड, ये क्या हो जाएगा आपका एक्वस। अब ये Pb+2 आयन वापस से विलयन से क्या ग्रहण कर लेते हैं सल्फेट आयन, Pb+2 आयन वापस से क्या ग्रहण कर लेते हैं SO4 आयन के साथ क्रिया करके वो लेड सल्फेट बना लेते हैं। इसके साथ भी क्या बना लेते हैं, ये लेड सल्फेट बना लेते हैं। तो आप संपूर्ण अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हो, कैथोड पर संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिख सकते हो भैया, PbO2 +4H+ SO4 -2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा आपका PbSO4 +2H2O। ये लिक्विड, ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड, ये क्या हो जाएगा आपका एक्वस और ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्वस जलीय आयन। तो इस तरह से आप कैथोड और एनोड का संपूर्ण अभिक्रिया को साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग टुकड़ों में भी आप लिख सकते हो। तो देखो एनोड पर क्या होता है, लेड सबसे पहले Pb+2 में ऑक्सीकृत होता है और ये Pb+2 विलयन से SO4 -2 आयन ग्रहण करके क्या बना लेता है ठोस PbSO4 जो क्या उस इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया को लिख सकते हो Pb + SO4 -2 से PbSO4 +2 एनोड पर संपूर्ण अभिक्रिया। इन तीनों में से कोई भी एक, चाहे नीचे वाली संपूर्ण अभिक्रिया लिख दो चाहे वो अलग टुकड़े में लिख दो, दोनों ही सही है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर लेड ऑक्साइड विलयन से H+ आयन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किसमें अपचयित हो जाता है आपका Pb+2 में और साथ में क्या बन जाता है आपका जल बन जाता है और ये वापस से Pb+2 आयन सल्फेट आयन ग्रहण करके क्या बना लेता है लेड सल्फेट। और इस तरह से कैथोड पर संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी, लेड ऑक्साइड प्लस 4H+ प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा आपका PbSO4 प्लस 2H2। इस तरह से डिस्चार्जिंग के वक्त कैथोड और एनोड पर क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं नेट सेल अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, इन दोनों को जोड़ दो तो देखो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को जोड़ दो, इसको जोड़ो तो यहाँ पे कॉमन है वो तो कट जाएगा। देखो यहाँ पे लेड है, इधर लेड नहीं, तो सबसे पहले क्या जोड़ोगे Pb सॉलिड प्लस SO4, उधर कोई SO4 नहीं है और एक SO4 ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2SO4 -2 प्लस यहाँ पे क्या है 4H प्लस और इधर राइट साइड में H प्लस नहीं है, क्या लिखोगे 4H+। अब देखो इधर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे आपका क्या बन जाएगा, इधर लेड सल्फेट बन रहा है दोनों तरफ PbSO4 2 PbSO4 सॉलिड प्लस आगे क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कट गए प्लस में क्या बन रहा है 2H2O, क्या बन रहा है 2H2O लिक्विड। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगी आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ के जो कॉमन आ रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पे लेड है उधर राइट में लेड नहीं है, लेड प्लस
इधर PbO2 भी है भाई, एक मिनट, ये PbO2 भी आएगा, तो यहाँ पे आप करो PbS प्लस PbO2 सॉलिड प्लस SO2SO4 -2 प्लस 4H प्लस से क्या बन जाएगा आपका PbSO4 प्लस 2H2। तो इस तरह से क्या हो गई, ये डिस्चार्जिंग के वक्त आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट सेल है, इसको आपको ध्यान रखना। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में कुछ नहीं, लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ दो, राइट वाले पार्ट को जोड़ दो, दोनों को साथ, और फिर जो कॉमन है उसको काट दो। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी भाई आपकी Pb सॉलिड से क्या बन जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 प्लस 4H प्लस, और इससे क्या बन जाएगा आपका 2PbSO4 प्लस 2H2। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, 2SO4 -2 और 4H प्लस क्या बना लेंगे, H2SO4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2H2SO4 से क्या बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2। अब देखो, जब अपन डिस्चार्ज कर रहे थे तो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। लास्ट में एनोड पे भी PbSO4 बन रहा था और कैथोड पे भी PbSO4 बन रहा था। तो डिस्चार्जिंग के वक्त क्या हो जाती है, जब बैटरी पूरी अपना वोल्टेज दे देती है तो PbSO4 जमने के कारण जो आपका H2SO4 विलयन था उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब उस बैटरी को आप चार्ज करते हो तो H2SO4 का घनत्व वापस से बढ़ जाता है। होता क्या है, चार्जिंग के वक्त जो इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमा हुआ था वो क्या हो जाएगा, अपघटित होने लग जाएगा, और वापस से एनोड और कैथोड पर Pb और PbO2 क्या होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा, और सेल अभिक्रिया क्या होने लग जाएगी, उल्टी होने जाएगी। तो चार्जिंग के वक्त दोनों इलेक्ट्रोड पर जमे PbSO4 का अपघटन हो जाता है, जिससे एनोड पर Pb तथा कैथोड पर PbO2 पुनः जमा होने लगते हैं। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है भाई, आपका PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस से Pb लेड और इसमें जमा हो जाता है, टूट जाता है आपका SO4 -2 आयनों में, तथा एनोड पर क्या होने लग जाता है भाई आपका PbSO4 प्लस 2H2O जल से क्रिया करके क्या बना लेता है वो लेड ऑक्साइड प्लस SO4 -2 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है अपचयन। देखो यहाँ पे लेड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में +2 और यहाँ पे कौन सी में 0, तो अपचयन में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो कैथोड पर क्या हो गया आपका अपचयन हो गया। जबकि यहाँ पे लेड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में +2 और यहाँ पे कौन सी में जा रहा है +4 में, तो यहाँ पे लेड का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी 2PbSO4 प्लस 2H2O से क्या बन रहा है लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2H2O सल्फ्यूरिक अम्ल 2H2SO4। इस तरह से चार्जिंग के वक्त अभिक्रिया क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। कैथोड पर क्या होता है अपचयन, लेड सल्फेट अपचयित होकर लेड प्लस सल्फेट आयनों में टूट जाता है, और जबकि एनोड पर लेड सल्फेट जल से क्रिया करके वापस से लेड ऑक्साइड और क्या बना लेता है आपका SO4 -2 आयन और 4H प्लस आयन और क्या दे देगा। अब इसको देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको H2SO4 भी लिखा मिल सकता है, इन दोनों को लिख के दे सकते हैं H2SO4 भी, H2SO4 भी, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है तो उससे घबराना मत। ये H2SO4 4H प्लस आयन इससे क्रिया करके क्या बना लेंगे H2SO4, तो ये H2SO4 भी लिखा मिलता है तो आप घबराना मत, ये भी सही है और वो भी सही है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से चार्जिंग के वक्त ये कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं होती है। तो अपन ने सीसा संचय सेल में डिस्चार्ज के वक्त भी अभिक्रियाएं पढ़ ली, चार्जिंग के वक्त भी। यहाँ पे ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हो, ये अभिक्रियाएं पूछते हैं चार्जिंग के वक्त एनोड कैथोड पर अभिक्रिया लिखी है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी, या आपकी डिस्चार्जिंग के वक्त संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए या कैथोड एनोड पर अभिक्रिया लिखिए। तो इस तरह से सीसा संचय सेल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वक्त क्या करता है कार्य करता है।
अब लास्ट बात करते हैं इसके सेल प्रदर्शन की। एनोड किसका बना होता है भाई, लेड का, और कैथोड किसका बना होता है, पीबीएस। बीच में किसका विलयन बना रहता है आपका, H2SO4 का। तो सीसा संख्या सेल का सेल प्रदर्शन कर ऐसे लिखते हैं। और इन सेलों को देखो, एक इस सेल की क्या होती है, कमी होती है। जब इस सेल को पुनः चार्ज किया जाता है तो आपके जो लेड सल्फेट के क्रिस्टल थे वो जो PbO PbO2 में नहीं बदलते, वो सेल में क्या होने लग जाते हैं, जमा होने लग जाते हैं, जिससे सेल की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात बैटरी जल्दी से क्या हो जाती है, खराब। इनको उपयोग किसमें किया जाता है भाई, मोटर गाड़ियों में और इन्वर्टर में किया जाता है। और इस सेल की दक्षता क्या होती है, 80% होती है। तो सीसा संचायक सेल क्या है, इंपॉर्टेंट। सेल की रिएक्शन चार्जिंग के वक्त, डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होती है, क्या क्या बनता है और किस तरह से कार्य करता है, ये सब चीजें बता दी है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कोई सी भी रिएक्शन। आज की क्लास यहीं तक होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई कमी है या आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती, कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।